नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस में, भारतीय भूगोल की कक्षाओं में। जहाँ पिछली 2 कक्षाओं में हमने ये जाना, लास्ट 2 क्लासेस में हमने ये डिस्कस किया कि अपवाह तंत्र क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, अपवाह प्रतिरोध ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है और जो हिमालय नदी तंत्र है, हिमालयन रिवर सिस्टम है, उसकी विशेषताएं क्या-क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या-क्या हैं। आज की क्लास में हमें सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करनी है, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात करनी है। 2 क्लासेस होंगी। आज की क्लास में हम पूरे के पूरे रिवर सिस्टम को समझेंगे और अगली क्लास में हम एमसीक्यू लगाएँगे और साथ में इंडस की ट्रिब्यूटरीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलिए, तो शुरू करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ना, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना। अब थोड़ा-सा ना बेसिक पे जाते हैं। सारी चीज़ों की पीपीटी है तो बिल्कुल परेशान मत होना, पर समझेंगे पहले बेसिक से ही। तो हमने कल की क्लास में ये डिस्कस किया था कि जब हम हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करते हैं, हिमालय नदी तंत्र की बात करते हैं, तो इसमें हमें 3 प्रमुख नदियाँ देखने के लिए मिलती हैं। एक नदी जो इस तरह से पूर्व की तरफ जाती है, जो इस तरह से ईस्ट की तरफ जाती है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी दिखाई देगी। ठीक इसी तरह से एक और नदी है जो पूर्व की तरफ ही बहती है, जो ईस्ट की तरफ ही जाती है और इस नदी का नाम है गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी। और एक नदी जो पश्चिम की तरफ जाती है, जो वेस्ट की तरफ जाती है, जो पश्चिम की तरफ जाती है, इसका नाम है इंडस अर्थात सिंधु नदी। तो हिमालय नदी तंत्र में जो सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है, हिमालयन रिवर सिस्टम में जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट रिवर सिस्टम है, वो इंडस का है, वो सिंधु का है। ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब पहले 2 बातें हम ऑलरेडी जानते हैं कि सर एक वर्ड होता है रिवर, एक वर्ड होता है रिवर अर्थात नदी और दूसरा शब्द होता है रिवर सिस्टम और दूसरा वर्ड होता है रिवर सिस्टम अर्थात नदी तंत्र। ठीक है, एक वर्ड होता है नदी और दूसरा शब्द होता है नदी तंत्र। नदी का मतलब होता है कि आप सिर्फ एक धारा की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक मेन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, एक स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। नदी तंत्र का मतलब होता है कि इसमें एक मुख्य नदी होती है, इसमें एक मेन रिवर होती है और उसकी सहायक नदियां होती हैं और उसकी ट्रिब्यूटरी होती हैं। ठीक है, तो जब आप शब्द का इस्तेमाल करेंगे सिंधु नदी, अगर आप कह रहे हैं सिंधु नदी, इंडस रिवर, इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ सिंधु नदी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप कह रहे हैं सिंधु नदी तंत्र अर्थात इंडस रिवर सिस्टम, तो आप सिंधु और उसकी सहायक नदियों की बात कर रहे हैं, आप इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जानते हैं, फिर हम इंडस रिवर के बारे में जानेंगे। पहले हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। पहले हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे अर्थात इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। बढ़िया तरीके से समझना, सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझना। अब जो सिंधु नदी तंत्र है, जो इंडस रिवर सिस्टम है, ये भारत में हमें उत्तर की तरफ देखने के लिए मिलता है, इंडिया के बिल्कुल उत्तर में देखने के लिए मिलता है। जैसे ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है भारत का, ये जो पूरी की पूरी टेरिटरी है इंडिया की, ध्यान दीजिएगा, एक बार उसको बनाते हैं, लोकेट करते हैं। ये जो पूरा इलाका है, तो यहाँ पर हमें मुख्य रूप से कुछ इलाका राजस्थान में देखने मिल जाएगा, यहाँ इस तरीके से, ये फिर यहाँ पाकिस्तान आ जाएगा, तिब्बत है, अफगानिस्तान है। इन पूरे के पूरे इलाकों में सिंधु नदी तंत्र का विस्तार है, इंडस रिवर सिस्टम का एक्सपेंशन है। ठीक, तो सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन शामिल है दोस्तों? तो हमें यह समझ में आया कि सर जब आप कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम अर्थात सिंधु नदी तंत्र, तो इसमें सिंधु अर्थात इंडस और उसकी सहायक नदियां शामिल हैं, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज शामिल हैं। अब एक और बात हमने पढ़ा था, एक शब्द हमने पढ़ा था जिसे हम कहते हैं नदी बेसिन।
या नदी द्रोणी। ठीक, इंग्लिश में हमने इसे दो नाम दिए थे, या तो आप चाहें इसे रिवर बेसिन बोल सकते हैं या ड्रेनेज बेसिन बोल सकते हैं। मतलब ये इलाका, वो इलाका जो नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा कैप्चर किया जाता है, जो रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा कैप्चर किया जाता है, उसी को हम रिवर बेसिन का नाम देते हैं, उसी को हम नदी तंत्र का नाम अपवाह द्रोणी का नाम देते हैं, उसी को हम रिवर बेसिन या अपवाह द्रोणी या नदी द्रोणी के नाम से जानते हैं। तो हिमालय की तीन नदियां हैं, हिमालय की तीन रिवर हैं, अर्थात गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र में जो सबसे बड़ा रिवर बेसिन है, जो लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, वो इंडस का है। ये बात याद रखना कि हिमालयन रिवर में, हिमालय नदियों में सबसे बड़ी नदी द्रोणी सिंधु नदी तंत्र की है। सबसे बड़ी नदी द्रोणी, सबसे बड़ी नदी द्रोणी है, सबसे बड़ा रिवर बेसिन है अमंग दी हिमालयन रिवर, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। तो सर कितना विस्तार है? तो ये जो रिवर बेसिन है, ये लगभग 11 लाख, ये लगभग डेटा है, 65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं अगर भारत में आप इसका विस्तार देखें, वहीं अगर आप इंडिया में इसके एक्सपेंशन को देखें, तो भारत में इसका जो विस्तार है वो लगभग 3,21,000 वर्ग किलोमीटर का है। 3,21,000 वर्ग किलोमीटर का एक्सपेंशन है। अब इसका जो विस्तार है, तो सिंधु एक अंतरराष्ट्रीय नदी तंत्र है, यह एक इंटरनेशनल रिवर सिस्टम है, यह एक अंतरराष्ट्रीय नदी तंत्र है, यह एक अंतरराष्ट्रीय नदी तंत्र है, इंटरनेशनल रिवर सिस्टम है, यह एक इंटरनेशनल रिवर सिस्टम है, अंतरराष्ट्रीय नदी तंत्र है, जिसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? तो तिब्बत में है, क्योंकि वहीं से नदी की शुरुआत हो रही है। तिब्बत के अलावा भारत में है, ठीक है, भारत के अलावा पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की जीवन रेखा कहलाती है ये, और अफगानिस्तान में है, यहाँ पर विस्तार है। अगर भारत में आप इसके नदी तंत्र के विस्तार को देखें, इंडिया में रिवर सिस्टम के एक्सपेंशन को देखें, तो ये बहुत ज्यादा है। मतलब एक लद्दाख हमें क्लियरली दिख रहा है, लद्दाख के अलावा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अलावा आप देख पाएं कि यहीं पर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल वाला इलाका, वहीं पर पंजाब वाला इलाका है, ठीक है, यहाँ हरियाणा वाला इलाका भी है, हरियाणा, यहीं पर चंडीगढ़ वाला इलाका भी है, चंडीगढ़, और राजस्थान। तो इतने राज्यों में इसका रिवर बेसिन फैला हुआ है, इतने स्टेट में इसका नदी तंत्र फैला हुआ है। और ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ से सवाल बनता है कि सिंधु नदी का बेसिन या इंडस रिवर का जो बेसिन है, वो कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है, कितने स्टेट या यूनियन टेरिटरी में फैला हुआ है। तो ये तो नदी तंत्र की बात हो गई, ये रिवर बेसिन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम नदी के बारे में बात करेंगे, अब हम रिवर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या क्या याद रखना है? सर यहाँ से हमें पहली बात याद रखना है कि जो सिंधु नदी तंत्र है, इंडस रिवर बेसिन है, यह एक अंतरराष्ट्रीय नदी तंत्र है, यह एक इंटरनेशनल रिवर बेसिन है, जो कि तिब्बत, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। पाकिस्तान के लिए यह जीवन रेखा है, पाकिस्तान के लिए यह लाइफलाइन है। हिमालय की तीन नदियों में जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है, हिमालय की तीन रिवर्स में जो सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, वो इंडस का ही है, लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 3,21,000 किलोमीटर के आसपास भारत में उसका विस्तार है, इंडिया में उसका एक्सपेंशन है, और भारत में यह है, लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में, चंडीगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, राजस्थान में,
इन क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। इन सभी बातों को आप याद रखना। और एक और बात याद रखना कि ये हिमालय नदी तंत्र का पश्चिमी नदी तंत्र है। इट इज़ द वेस्टर्न रिवर सिस्टम ऑफ हिमालय, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा भी पूर्व में जाती है, ब्रह्मपुत्रा भी ईस्ट में जाती है, और ब्रह्मपुत्रा के अलावा प्यारे दोस्तों जो गंगा है वह भी पूर्व में जाती है, जो गंगा है वह भी ईस्ट में ही जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में, इंडस रिवर के बारे में। ये एक मैप है, एक मानचित्र है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सिंधु नदी की शुरुआत इस तरीके से होती है, इस तरीके से इंडस रिवर शुरू होती है, ऐसे आगे बढ़ते हुए भारत में लद्दाख से होते हुए आगे बढ़ते हुए इस तरीके से ये नदी, सिंधु नदी सिर्फ भारत में लद्दाख से ही जाती है, इंडस रिवर भारत में लद्दाख वाले रीजन से होते हुए आगे निकल जाती है, और फिर ये पाकिस्तान पहुंचती है, और पाकिस्तान में अरब सागर के पास, अरेबियन सी के पास जाकर के अपना मुहाना बनाती है, और फिर उसकी ये सहायक नदियां हैं। तो ये नदी है, और जब आप इन सहायक नदियों को जोड़ देते हैं, जब आप इन ट्रिब्यूटरीज को जोड़ देते हैं, तो नदी तंत्र बन जाता है। चाहे गलवान नदी हो, नुब्रा नदी है, श्योक नदी है, सिगार नदी है, हुंजा नदी है, गिलगित नदी है, और भी छोटी छोटी नदियां हैं, द्रास नदी है, यहाँ जास्कर नदी है, ठीक है, द्रास नदी है, जास्कर नदी है। फिर आएंगे तो ये बड़ी नदियों में आपको झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज मिलेगी, और छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है, और भी छोटी छोटी नदियां हैं, किशन गंगा है, यहाँ एक स्पीति नदी है जो कि सतलज में जाकर के मिलती है, यहाँ से भी बहुत सारी नदियां आती हैं, तोची नदी आती है, काबुल नदी आती है, गोमल नदी आती है, कुर्रम नदी आती है, स्वात नदी आती है, ऐसी बहुत सारी नदियां आती हैं। तो अभी पढ़ेंगे हम, और बहुत बढ़िया तरीके से मैप बनाएंगे, और हमेशा की तरह जैसे पहले आपने नदियों को अगर पढ़ा है, तो पहले भी हम मैप बना करके पढ़ाते थे, इस बार उसको बहुत अपडेट कर दिया है, जो नए प्रश्न आने लगे हैं उनको भी हमने इंक्लूड कर दिया है उसमें। चलो, तो पहले हम सिंधु नदी के बारे में बेसिक जान लेते हैं, फिर हम मैप बनाएंगे, लेकिन पहले बेसिक हमें पता होना चाहिए। पहले एक मूलभूत जानकारी या इनिशियल इंफॉर्मेशन हम इंडस के बारे में ले लेते हैं। चलिए तो हम चर्चा करते हैं सिंधु नदी के बारे में। इंडस रिवर, सिंधु नदी, सिंधु नदी। अब सिंधु नदी तंत्र का सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी है। इंडस रिवर सिस्टम की जो सबसे मेजर नदी है वो सिंधु नदी है। अब सिंधु नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका सोर्स क्या है, इसका उद्गम क्या है, तो इसकी जो उत्पत्ति है, इसका जो ओरिजिन है, ये बोखरचू, बोखरचू, बोखरचू हिमनद है। वहां एक सिंगी खंबाम झील है, मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत के पास तिब्बत से इसकी उत्पत्ति होती है। लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई से यह निकलती है, ऑलमोस्ट 4,164 मीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम होता है, इस हाइट से ये निकलती है। बोखरजू के पास भी बहुत सारी धाराएं हैं, बहुत सारे अलग अलग धाराएं हैं, वहां से निकलती। तो अगर आप इंडस का ओरिजिन देखें, तो मान लो ये भारत है, तो यहाँ पर कैलाश माउंटेन है, यहाँ मानसरोवर लेक है, तो यहीं से बोखरचू नाम की एक जगह है, बोखरचू नाम की एक जगह है, वहां से इंडस की उत्पत्ति होती है, वहां से इंडस की उत्पत्ति होती है। दूसरा सवाल हमेशा ये पूछा जाता है नदियों से रिलेटेड कि सर नदी का मुहाना कहाँ पर है, अर्थात जो रिवर है इसका माउथ कहाँ पर है। तो ये नदी भारत जाती है, भारत के बाद ये सीधा पाकिस्तान पहुंच जाती है, ठीक है, 3 जगह से बहती है। शुरुआत इसकी तिब्बत से होती है, तिब्बत के बाद ये नदी भारत में प्रवेश करती है, भारत में सिर्फ लद्दाख से जाती है, और भारत के बाद ये जो नदी है ये पाकिस्तान चली जाती है, और पाकिस्तान में बहने के बाद, पाकिस्तान की जीवन रेखा है, लाइफलाइन है, बहने के बाद कराची के पास,
कराची के पास एक डेल्टा बनाते हुए कराची के पास एक डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में गिर जाती है, अरेबियन सी में गिर जाती है। अरब सागर में गिर जाती है, अरेबियन सी में गिर जाती है। देखो, पहले हम कहते थे कि ये जम्मू कश्मीर से होकर के गुजरती है, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये जो नदी है अब ये सिर्फ लद्दाख से गुजरती है। तो भारत में जो इलाका है वो अब लद्दाख वाला इलाका ही बचा है। भारत में ये लद्दाख वाले इलाके से जाती है। एक और बात याद रखना कि कराची के पास जब ये डेल्टा बनाती है तो ये दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो यहाँ इंडस डॉल्फिन पाई जाती है, इंडस डॉल्फिन पाई जाती है, और जो इंडस डॉल्फिन है उसे स्थानीय भाषा में भुलान कहा जाता है। जैसे गंगा डॉल्फिन को हम सूसू के नाम से जानते हैं, इसे भुलान के नाम से जानते हैं। दूसरा, यहाँ मैंग्रोव वनस्पति बहुत पाई जाती है, यहाँ मैंग्रोव वेजिटेशन पाया जाता है। यहाँ तक कि यह एक रामसर स्थल है, यह एक रामसर साइट भी है, यह एक रामसर स्थल है, यह एक रामसर साइट है। तो बस एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए, एक मूलभूत जानकारी होनी चाहिए। ठीक। अब अगला मामला है इसकी लंबाई को लेकर के। अब इसकी लंबाई को लेकर के है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, इसकी लेंथ को लेकर के है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन। दो अलग अलग डेटा मिलता है हमें लंबाई का। एक डेटा हमसे ये कहता है कि इसकी जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। एक डेटा हमसे कहता है कि इसकी जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, और एक डेटा कहता है कि नहीं, इसकी जो लंबाई है वो 3180 किलोमीटर। और अगर हम 2880 की बात करें तो इसका 1114 किलोमीटर जो हिस्सा है वो भारत में प्रवाहित होता है, वो इंडिया में प्रवाहित होता है। लेकिन अगर हम 3180 वाले की बात करें तो इसके हिसाब से 800 किलोमीटर और कुछ किताबों में 708 किलोमीटर का जो इलाका है वो भारत में प्रवाहित होता है, वो इंडिया में आता है। पर अगेन, ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, ये उतना बड़ा इशू नहीं है कि लंबाई को लेकर के जहां पर भी कंट्रोवर्सी होती है ना वहां से सवाल भी कम आते हैं। अभी आप इंडस के क्वेश्चन उठा के देखना तो एक आध ही प्रश्न आपको लंबाई से मिलेगा पुराने समय में, और उसमें भी 2880 किलोमीटर को उन्होंने आंसर माना, 2880 को आंसर माना। देखो, प्रॉब्लम यहां जाती है कि अगर आप 2880 को सही मानोगे तो सिंधु दूसरे नंबर पर आ जाएगी, पहले नंबर पर ब्रह्मपुत्र आ जाएगी। और अगर आप 3180 को सही मानोगे तो पहले नंबर पर सिंधु आ जाएगी, दूसरे पर ब्रह्मपुत्र आ जाएगी। पर वो कंफ्यूजन भी हम ब्रह्मपुत्र वाले लेक्चर में क्लियर कर देंगे। उसमें हम कोट कर देंगे नेशनल वाटर कमीशन के डेटा को। मान लो कल के दिन सवाल आता भी है तो वहां पर हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि देखिए, सरकार ने ही ये डेटा दिया था, गवर्नमेंट ने ही ये डेटा दिया था, एक बार वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमें यह याद रखना है कि सिंधु नदी का जो उद्गम है, जो इसका ओरिजिन है, वो बोखरचू हिमनद के पास एक झील है, सिंगी खंबांग करके एक झील है, उस इलाके से होता है। बोखरचू मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के क्षेत्र में ही स्थित है। बोखरचू ग्लेशियर जो है वो कैलाश माउंटेन और मानसरोवर लेक वाले रीजन में ही लोकेटेड है, और ये क्षेत्र 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, 4000 मीटर का एल्टीट्यूड है। इसका मुहाना कराची पाकिस्तान में अरब सागर में है, जहां ये डेल्टा का निर्माण करेगी, और वहां पर मैंग्रोव वेजिटेशन है। और यहाँ मीठे पानी की एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसे इंडस रिवर डॉल्फिन कहते हैं, जो इंडेंजर्ड है, जो लुप्त प्राय है, जिसे भुलान कहा जाता है स्थानीय भाषा में। आगे बढ़ते हैं। एक और फैक्ट, लंबाई के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया, अब थोड़ी सी चर्चा हम इसके नाम के बारे में कर लेते हैं, हम इसके नेम्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इंडस रिवर के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग नाम इसको दिए गए हैं। जैसे वेद में इसे जो नाम दिया गया है वो सिंधु ही है, पुराने समय का नाम है। यूनानियों ने इसे दो नाम दिए। जब यूनानी आए, जब ग्रीक्स आए, तो यूनानियों ने, अर्थात ग्रीक्स ने, दो अलग अलग नामों का प्रयोग किया। एक नाम उन्होंने दिया इंडोस, आगे जाकर के यहीं से हिंदोस नाम भी निकला।
एक नाम जो उन्हीं की वजह से आगे फेमस हुआ, जो आज भी है, वो है इंडस। वो है इंडस। ठीक है। तिब्बत में इसका एक अलग नाम है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बाम के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बाब के नाम से जाना जाता है और इसका मतलब होता है लायंस माउथ। इसका मतलब होता है लायंस माउथ, अर्थात शेर मुख। इसका मतलब होता है लायंस माउथ, अर्थात शेरमुख। ये प्रश्न पूछा भी गया था कि तिब्बत में सिंधु नदी को क्या कहा जाता है? सिंगी खम्बान कहा जाता है। सिंगी खम्बान, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं ताकि और समझ में आए आपको। सिंगी खम्बान। ठीक है, सिंगी खम्बान कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, हिंदोस भी इसी का नाम है, इंडोस भी इसी का नाम है, इंडस भी इसी का नाम है। ऐसे अलग अलग नाम सिंधु नदी को दिए गए हैं। ऐसे अलग अलग जो नाम है वो इंडस रिवर को दिए गए हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, जब भारत में ये आती है तो इंडिया में इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में ये कहाँ से एंटर कर रही है और भारत में ये कहाँ से एग्जिट कर रही है। पहले तो एक बेस याद रखो कि ये जो नदी है, ये दो पर्वतों के बीच में बहती है। ये जो नदी है, ये दो पर्वतों के बीच में बहती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लद्दाख रेंज है और यहाँ पर जास्कर रेंज है। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था पर्वतों में बहुत डिटेल से। तो इंडिया में जब ये एंटर करती है तो एक जगह है जिसका नाम है दमचौक। वहां पर ये इंडिया में एंटर करती है, लेह लद्दाख के पास स्थित है। और जहां से ये एग्जिट करती है, गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है। गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है और उस जगह का नाम है चिल्लास। ठीक है, कभी भी एग्जिट पॉइंट नहीं पूछा जाता, हमेशा एग्जाम में एंट्री पॉइंट ही पूछा जाता है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट विवादित है। एंट्री पॉइंट पूछा जाता है कि इस नदी का भारत में प्रवेश कहाँ से होता है, ये नदी इंडिया में एंटर कहाँ से करती है। तो लेह के पास दमचौक नाम की जगह है, दमचौक से इंडिया में एंटर करती है। और ऐसे मान लो कि यहाँ पर मान लो बोखर, ऐसे कर लेते हैं, एक बना लेते हैं। यहाँ दो माउंटेन बनाते हैं पहले हम। ठीक, कौन सा माउंटेन बना लिया सर? ये हमने बना लिया लद्दाख श्रेणी, ये हमने बना ली लद्दाख रेंज। ठीक है, यहाँ हमने एक और बना लिया, एक और हमने बना लिया जी। ये कौन सा है? ये है जास्कर श्रेणी, अर्थात जास्कर रेंज। ओके, यहाँ हम बना लेते हैं कैलाश माउंटेन। कौन सा पर्वत बना लिया सर? कैलाश पर्वत। और यहाँ हम बना लेते हैं एक लेक। कौन सी लेक बना लेते हैं सर? मानसरोवर। मानसरोवर झील, मानसरोवर लेक। और यहाँ पर वो इलाका हम बना लेते हैं जो इलाका है बोखर चू ग्लेशियर। ठीक, यहां से ये नदी निकलेगी, यहां से रिवर का ओरिजिन होगा इस तरीके से। और नंगा पर्वत के पास ये अक्ष संघीय मोड़ से ऐसे मुड़ जाती। और याद करें, हमने ये पढ़ा था कि जब ये नंगा पर्वत के पास मुड़ती है तो यहां पर एक बहुत गहरा गड्ढा बनाती है और उस गहरे गड्ढे का नाम है बुंजी गॉर्ज, जो कि भारत का सबसे गहरा गॉर्ज है, जो कि इंडिया का सबसे गहरा गॉर्ज है। इसकी गहराई लगभग 5200 से 5300 मीटर है। 5200 से 5300 मीटर है। 52 से 5300 मीटर के बीच में बुंजी गॉर्ज की गहराई है। और यहां मुड़ क्यों जाती है, क्यों मुड़ रही है? तो याद करें, हमने पढ़ा था कि सर यहां हिमालय का अक्ष संघीय मोड़ है, यहाँ हिमालय का सिंटेक्सियल बैंड है। सर ये सिंटेक्सियल बैंड क्यों है? ये सिंटेक्सियल बैंड इसलिए है क्योंकि भारतीय प्लेट इस तरीके से मुड़ी हुई थी, इंडियन प्लेट इस तरीके से मुड़ी हुई थी। तो बुंजी गॉर्ज का फॉर्मेशन करती है, बुंजी नाम का एक गॉर्ज बनाती है। और किसके बीच में बहती है? लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच में बहती है। किसके बीच में बहती है जी? लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच में बहती है। ये तो सवाल आता ही है कि किसके बीच में है, तो सर लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच में बहती है।
और बुंजी गॉर्ज का निर्माण करती है, बुंजी गॉर्ज का फॉर्मेशन करती है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी हमें समझ में आ गया कि सर एंट्री पॉइंट हमें याद रखना है कि एंट्री कहाँ से हो रही है। सर एंट्री हो रही है दमचौक, दमचौक लद्दाख लेह के पास इसकी एंट्री हो रही है। एग्जिट पॉइंट चिल्लास वाला इलाका है, एग्जिट पॉइंट जो है वो चिल्लास वाला इलाका है। ठीक है, चिल्लास वाला इलाका है। ये पता है लद्दाख रेंज को, यहां मैं अलग से 2 पॉइंट लिख दे रहा हूं, ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। जो लद्दाख रेंज है ना, लद्दाख रेंज, उससे इसकी बहुत गहरी दुश्मनी है। आप कहोगे क्यों सर? दुश्मनी कहने का मतलब यह है ज्योग्राफिकल दुश्मनी है। तो 3 बार ये लद्दाख रेंज को काटती है, 3 बार लद्दाख रेंज को ये कट करती है। ऐसे मान लो ये लद्दाख पर्वत है इस तरीके से, तो ऐसे निकलेगी, फिर यहां से निकलेगी, यहां से। और ऐसी नदियां जो पर्वतों को काटते हुए आगे बढ़ती हैं, हमने क्या नाम दिया था सर? ऐसी नदियों को तो हम पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, ऐसी नदियों को तो हम एंटेसिडेंट रिवर कहते हैं, एंटेसिडेंट रिवर कहते हैं। जो ढाल के अनुसार नहीं बहती, जो ढाल के अनुसार नहीं बहती, सामने कोई भी चुनौती आए, सामने कोई भी चैलेंज आए, वो उसको पार करती हैं, उस हिस्से को काटती हैं और आगे बढ़ जाती हैं, उस हिस्से को काटती हैं और आगे बढ़ जाती है। तो एक पूर्ववर्ती नदी है, एक एंटेसिडेंट रिवर है, नंबर 1। दूसरी बात, एक और चीज जो आपको यहां याद रखनी है कि यह वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करती है, यह वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करती है। इट फॉर्म्स द डेंड्रिक्ट पैटर्न, इट फॉर्म्स द डेंड्रिक्ट पैटर्न। ये वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करती है, ये डेंड्रिक्ट पैटर्न का फॉर्मेशन करती है, ये वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती है, ये डेंड्रिक्ट पैटर्न का निर्माण करती है। ये बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल बहुत बनते हैं दोस्तों। किस रेंज के बीच में है? तो लद्दाख और जास्कर के बीच में है। कहाँ से निकल रही है? तिब्बत में बोखरचू हिमनद है, मानसरोवर कैलाश के पास, वहां से निकल रही है। एंट्री पॉइंट दमचौक में है। अक्ष संघीय मोड़ की वजह से, सिंटेक्शियल बेंड की वजह से दक्षिण में मुड़ जाती है। पहले वो पश्चिम में जा रही थी, वेस्ट में जा रही थी, एकदम से मोड़ आया तो वो दक्षिण में हो गई, एकदम से टर्न आया तो वो साउथ में चली गई। ठीक है, यहाँ बुंजी गॉर्ज बना रही है, सबसे गहरा गॉर्ज है, लगभग 5200 मीटर की गहराई है इसकी, इतना गहरा गॉर्ज बना रही है। ठीक है, लद्दाख रेंज को 3 बार काट रही है। अब चूंकि ये लद्दाख रेंज को 3 बार काट रही है, तो इसे नाम दे दिया हमने, ये एंटीसीडेंट रिवर है, ये पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, इसी को हमने कह दिया कि ये वृक्षाकार प्रतिरूप बना रही है, डेंड्रिक्ट पैटर्न बना रही है। बताया था पिछली क्लास में कैसे वृक्षाकार प्रतिरूप बनता है, तो डेंड्रिक्ट पैटर्न का फॉर्मेशन कर रही है, वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण कर रही है। ठीक है जी, तो ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो सेशन है दोस्तों, ये ज्योग्राफी का डेमो क्लास है। ना सिर्फ ये ज्योग्राफी की डेमो क्लास है, बल्कि जो हमारा जीके जीएस का बैच है उसकी भी ये डेमो क्लास है, उसका भी एक डेमो लेक्चर है ये। और देखिए ये बैचेस काफ़ी अच्छे से हमने बनाए हैं और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ व्यक्तिगत तौर पे। एक बार आप इनको ज़रूर देखें। हमारी एप्लीकेशन है शुभम गुप्ता एकेडमी, वहाँ पर जाइए, इन बैचेस को देखिए। प्राइजेस बहुत कम है। लेटली अब बच्चों के, विद्यार्थियों के, हमारे दोस्तों के सिलेक्शन होने लगे हैं। अब देखिए हमने हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया था कि हम पीएससी और वनडे एग्जाम्स को ही प्राइमरली कवर करेंगे, पर बहुत सारे हमारे विद्यार्थी दोस्त, 15 से ज़्यादा हमारे पास जो मैसेजेस आए हैं, उन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया है और अलग अलग कमेंट आते रहते हैं कि सर कभी टीचिंग का एग्ज़ाम निकल गया। तो ये जो बैच है, इसमें उद्देश्य वही है कि एक बार पढ़ना है, पर ना बहुत अच्छे से पढ़ना है, बार बार जीके जीएस पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, किसी का मेंस था यूपी बिहार में, वो भी कमेंट कर रहे हैं कि सर अलग से मेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि कंटेंट एक बार ही तो पढ़ना है यार, अच्छे से पढ़ना है। आप बताओ, हम नदी को इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्या मेंस के लिए कभी और अलग से नदी पढ़ना पड़ेगा क्या? कभी और दूसरे एग्जाम के लिए भी? जर्नली होगा ये कि जो कंटेंट आप यहाँ से पढ़ लोगे, मेरा ये जेन्युइन मानना है कि 80% तक जो सवाल हैं, 80% टू 90% जो क्वेश्चन है, वो यहाँ से आ जाएंगे, वो यहाँ से निकल करके आ जाएंगे। सो इट विल हेल्प। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, हमारा टेलीग्राम है शुभम गुप्ता पीडीएफ के नाम से, वहाँ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दूसरा, एप्लीकेशन में हम क्विजेस भी प्रोवाइड करते हैं लेक्चर के बाद।
और अगेन इट विल हेल्प यू अलॉट। तो ज्योग्राफी का भी एक सेपरेट बैच है और वो सिर्फ 299 में है, और जीके जीएस का एक सेपरेट बैच जो हमारा है वो 1350 रुपए का है, तो वो भी आप एक बार देख सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे आगे भी जो क्लासेस आएंगे वो मिल जाएंगी। उसमें साइंस और वर्ल्ड मैपिंग को छोड़ करके सारे टॉपिक मैं कवर करा रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। बस साइंस और वर्ल्ड मैपिंग में उसमें कवर नहीं करा रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैं ही कवर करा रहा हूँ दोस्त। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को समझते हैं। पूर्ववर्ती नदी है, वृक्षाकार प्रतिरूप है, डेंड्रिट पैटर्न है, इसके बारे में भी जानते हैं। अब हमें आगे बढ़ना है और सिंधु की सहायक नदियों के बारे में एक बार लिस्ट बना लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, दो तरह से हम सहायक नदियों को बांट सकते हैं। अब सिंधु नदी का ओरिजिन पॉइंट ये है, जो जो इंडस का ओरिजिन पॉइंट है, जो सिंधु नदी का ओरिजिन पॉइंट है, वो इस तरीके से है। ये ओरिजिन पॉइंट है, ऐसे सिंधु नदी आगे जाती है। तो हमने आपको क्या बताया था कि लेफ्ट और राइट कैसे निकालते हैं। तो सर, इस वाले हिस्से में आप खड़े हो जाइए तो यहाँ लेफ्ट मिल जाएगा, और इस वाले हिस्से में खड़े हो जाइए तो राइट मिल जाएगा। यही तरीका था। यहाँ पर आप खड़े हो जाइए तो लेफ्ट मिल जाएगा, ऐसे खड़े हो जाइए, जहां से नदी निकलती है वैसे जिस दिशा में बह रही है उसी तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। तो अब सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो 2 मिनट के लिए इस तरीके से मान लीजिए नदी को कि ये हमारा नदी है, ये हमारी पूरी की पूरी रिवर है, सिंधु नदी है, इंडस रिवर है, जो इस तरीके से बह रही है, जो इस तरीके से बह रही। अब यहाँ से बहुत सारी नदियां आकर के मिलेंगी, यहाँ से बहुत सारी रिवर्स आकर के मिलेंगी। जैसे एक नदी यहाँ से आकर के जो मिलती है वो है श्योक नदी, और श्योक में एक नदी आकर के मिलती है, वो है नुब्रा नदी। ठीक है, यहां से एक और नदी आकर के मिलती है और उस नदी का नाम है गिलगिट नदी। ठीक है, उस नदी का नाम है गिलगिट। गिलगिट की एक सहायक नदी है जिसका नाम है हुंजा। गिलगिट की एक सहायक नदी है जिसका नाम है हुंजा। यहां से एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है गास्टिंग नदी, जिसका नाम है गास्टिंग। अभी पूरे नाम लिखूंगा, बस अभी समझ लो। नुब्रा, श्योक, हुंजा, गिलगिट, गास्टिंग। इसके बाद और आगे जाओगे तो यहाँ एक और नदी मिलेगी, काबुल नदी। काबुल में एक नदी आकर के मिलेगी, यह है स्वात नदी। काबुल में एक नदी आकर के मिलेगी, यह है स्वात नदी। और आगे जाओगे तो यहाँ एक नदी मिलेगी, तोची, जिसे गाम्बिल नदी भी कहते हैं। यहाँ आगे जाओगे तो एक नदी मिलेगी, गोमल। अब जो गोमल नदी है वो एक ऐसी नदी है जिसकी उत्पत्ति सुलेमान पर्वत से होती है, जिसका ओरिजिन सुलेमान से होता है। ठीक है, और आगे जाओगे तो यहाँ कुर्रम नाम की एक और नदी मिलेगी। तो ये जो सारी नदियां हैं, ये जो सारी सहायक नदियां हैं, ये पूरी की पूरी नदियां ये राइट हैं। एक कुन्नार भी है, कुन्नार करके एक नदी है। तो कौन कौन सी होगी सर? श्योक। श्योक में कौन सी नदी आके मिल रही है? नुब्रा। ये कौन सी नदी होगी सर? ये जो नदी है यह है गिलगिट। गिलगिट में कौन सी आके मिल रही है? हुंजा। ये कौन सी नदी है? गास्टिंग। ये है जी काबुल। काबुल में आकर के मिल रही है स्वात, यहाँ कुन्नार नदी भी है। फिर यह है तोची नदी। तोची के बाद है गोमल नदी। गोमल सुलेमान पर्वत से निकलती है, और ये है काबुल। ये राइट, ये पूरी की पूरी जो नदियां हैं ये बाई सहायक नदियां हैं। ये पूरी की पूरी सॉरी, ये पूरी की पूरी राइट ट्रिब्यूटरी। ऐसे खड़े होंगे आप तो ऊपर आएगा। ये पूरी की पूरी दाई सहायक नदियां हैं, अर्थात राइट ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। क्योंकि जिस दिशा में नदी निकलती है हम ऐसे खड़े हो गए तो ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो ये सारी की सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी की सारी दाई सहायक नदियां हैं, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ये बात याद रखिएगा। अब इसी के बाद जब हम लेफ्ट बैंक की बात करते हैं तो यहाँ एक नदी आकर के मिलती है, और इस नदी का नाम है जास्कर नदी। बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है जास्कर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है जास्कर। के अलावा और नदियों की अगर आप बात करें तो यहीं पर आपको एक और नदी मिलेगी, द्रास। द्रास नदी है। यहाँ एक और नदी है जी, गलवान। गलवान करके भी एक नदी है। ठीक है, यहाँ एक और नदी आपको मिलेगी, सुरु नदी। सुरु। सुरु के अलावा एक और नदी है, सोहन।
सोहन नदी याद है? जब हम लोगों ने पाषाण काल पढ़ा था, जब हम लोगों ने स्टोन एज पढ़ा था, तो हमने वहाँ निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा था, लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा था। और निम्न पुरा पाषाण काल में 2 प्रकार की संस्कृतियाँ पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी सोहन संस्कृति और एक हमने पढ़ी थी मद्रास संस्कृति। एक हमने पढ़ा था सोहन कल्चर और दूसरा हमने पढ़ा था मद्रास कल्चर। ये वही सोहन घाटी है, ठीक है? फिर आपकी पंचनद है। फिर कौन सी नदियां हैं जी? पंचनद वाली नदियां हैं। अब पंचनद में कौन कौन सी नदियां आएंगी? सर पंचनद में एक तो शामिल है झेलम, एक तो शामिल है झेलम, और झेलम में आकर के मिलेगी किशन गंगा। झेलम में आकर के मिलेगी किशन गंगा। एक और नदी इसमें शामिल है चिनाब। एक और नदी इसमें शामिल है चिनाब। एक और नदी इसमें आती है रावी। एक और नदी इसमें शामिल है ब्यास, ठीक है, ब्यास नदी। और एक नदी इसमें आती है सतलज। एक नदी आती है सतलज, और सतलज में आकर के मिलती है स्पीति नदी। सतलज में आकर के मिलती है स्पीति नदी। ये जो हमने यहाँ सहायक नदियां लिखी हैं, ये सारी बाई सहायक नदियां हैं। ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अब यहां से कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कुछ बातें यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सी बातें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। देखो, इन सब सहायक नदियों में ये जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ी, एक बार और नाम रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। श्योक नदी, श्योक की सहायक नुब्रा। गिलगिट नदी, उसकी सहायक हुंजा। गास्टिंग नदी या गैस्टिंग नदी, यहाँ काबुल नदी। काबुल की जो सहायक है वो स्वात है। स्वात को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। तोची नदी है, गोमल नदी है, खुर्रम नदी है। नीचे की तरफ गलवान नदी, जास्कर नदी, द्रास नदी, तुरु नदी, सोहन नदी। यहाँ पंचनद में झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। सतलज में स्पीति आकर के मिलती है और झेलम में किशन गंगा आकर के मिलती है। और भी है, किशन गंगा है, पूंछ है, कन्हार नदी है, उरी है। ऐसी बहुत सारी अलग अलग नदियां हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है हमें, इतने में हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अब यहीं से ना कुछ सवाल बनते हैं, चलो यहीं कवर कर लेते हैं ताकि आपको याद रहेगा। यहीं से ना कुछ बेहतरीन सवाल बनते हैं। जैसे एक सवाल यहां से ये बनता है कि सर, ये जितनी भी ट्रिब्यूटरी हमने पढ़ी, इनमें सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इनमें सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो जवाब होगा कि जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, वो है चिनाब। वो है चिनाब। मतलब पानी की मात्रा ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर काफी ज्यादा है। फिर आपसे सवाल पूछेगा कि अच्छा, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट कौन सी है? लॉन्गेस्ट। तो जो लॉन्गेस्ट है, अर्थात जो सबसे लंबी सहायक नदी है, वो है सतलज। वो है सतलज। ये सबसे लंबी सहायक नदी है, लॉन्गेस्ट है। एक और सवाल पूछेगा कि कौन सी सहायक नदी है पंचनद में? जो पंचनद है, तो पंचनद में से कौन सी ऐसी रिवर है जो कि डायरेक्ट जो कि डायरेक्ट सिंधु में जाकर के मिलती है, डायरेक्ट इंडस में जाकर के मिलती है? तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि वो नदी है सतलज। वो नदी है सतलज। अब इसको सब थोड़ा समझाइए, ये वाला पॉइंट थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि ये कैसा वाला मामला है, समझ नहीं आ रहा है। देखो, सवाल आपसे ये पूछा गया कि हमने पंचनद में 5 नदियों के बारे में पढ़ा था। हमने पंचनद में 5 नदियों के बारे में पढ़ा था। हमने पंचनद में झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज के बारे में पढ़ा था। प्रश्न ये पूछा गया, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, प्रश्न ये पूछा गया कि इन 5 नदियों में से वो कौन सी नदी है जो सीधे सिंधु में जाकर के मिलती है, जो सीधे के सीधे इंडस में जाकर के मिलती है? तो याद रखना, इन 5 नदियों में से सतलज है जो सीधे सिंधु में जाकर के मिलती है। मामला कुछ ऐसा होता है, मामला कुछ ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, कि सबसे पहले निकलती है झेलम। बढ़िया तरीके से झेलम आगे जा रही होती है।
झेलम जैसे ही आगे निकलती है और यहाँ से एक नदी और आती है और उस नदी का नाम है रावी। थोड़ा-सा निकल यहाँ से एक और नदी आ रही होती है और उस नदी का नाम है रावी। अब झेलम और रावी का जो पानी है ना, ये पानी वास्तव में सतलज में जाकर के मिल जाता है, झेलम में, चिनाब में जाकर के मिल जाता है। ये जो पानी है रावी और झेलम का, तो रावी और झेलम का जो पानी है, ये चेनाब में जाकर के मिल जाता है। रावी और झेलम का जो पानी है, ये चेनाब में जाकर के मिल जाता है। अब यहाँ एक और नदी है और इस नदी का नाम है ब्यास। ब्यास पंचनद की एकमात्र नदी है। ब्यास पंचनद की एकमात्र नदी है जो भारत में ही शुरू होती है और भारत में ही खत्म हो जाती है। ब्यास जो है वो पंचनद की एकमात्र नदी है जो भारत में ही शुरू होती है और भारत में ही खत्म हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये ब्यास नदी है। अब ये जो ब्यास नदी है, ये जो ब्यास रिवर है, यहां से एक नदी आती है ऐसे करते हुए, यहां से एक नदी आती है ऐसे। इस नदी का नाम है सतलज। इस नदी का नाम है सतलज। सतलज में मिल जाती है और चेनाब का भी जो पानी है, चेनाब का भी जो पानी है वो सतलज में मिल जाता है। और यहां से एक छोटी सी नदी बनती है कुछ 40 किलोमीटर की लंबाई पर, पंचनद। और फिर ये जो पंचनद का पानी है, फिर ये जो पंचनद का पानी है, ये जो पंचनद का वाटर है, ये मान लीजिए यहाँ पर ये सिंधु नदी है, इंडस रिवर है। तो ये जो पंचनद का पानी है, मैं पंचनद को यहाँ पर इससे हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पंचनद का जो पानी है, यहाँ से जो पंचनद बनी है, ये ऐसे मूव होती है और देयर इज अ प्लेस, एक जगह है पाकिस्तान में और इस जगह का नाम है मीठान कोट। ये जो जगह है, इस जगह का नाम है मीठान कोट। पाकिस्तान में एक जगह है, जगह का नाम है मीठान कोट। तो मीठान कोट पाकिस्तान में जा करके ये सिंधु से मिल जाती है, ये इंडस से मिल जाती है। मीठान कोट पाकिस्तान में जा करके ये सिंधु से मिल जाती है, ये इंडस से मिल जाती है और फिर सिंधु आगे बढ़ते हुए अरेबियन सी, अरब सागर में गिर जाती है। तो ये बात ना थोड़ी सी याद रखने की है कि हाँ सर, ये थोड़ा सा मामला हमें याद रहे कि झेलम चेनाब में मिल रही है, रावी भी चेनाब में मिल रही है, व्यास सतलज में मिल रही है। एक जगह है, उस जगह का नाम है हरीके। हरीके पंजाब में है, कपूरथला और फिरोजपुर की बॉर्डर पर है। फिरोजपुर भी हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, वही जगह है जहां पर महान शहीद सरदार भगत सिंह जी को अंतिम श्रद्धांजलि या अंतिम संस्कार किया था अंग्रेजों ने, है ना। वहां पर हमने एक जगह पढ़ी थी, बताइएगा कमेंट में। क्रांतिकारी आंदोलन में हमने पढ़ा था, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में पढ़ा था। ये थोड़ा फायदा हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारे विषय हम पढ़ रहे हैं तो लिंक होते रहते हैं एक दूसरे से सब्जेक्ट, तो रिवीजन होता रहता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये वो जगह है। फिर ये आगे जा कर के पंचनद बनती है जब चेनाब और सतलज मिलते हैं और फिर इसी का पानी जा कर के मीठान कोट में सिंधु से मिल जाता है और सिंधु का पानी जा कर के अरब सागर में डेल्टा बनाते हुए गिर जाता है। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं, ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। इन्हीं सहायक नदियों को लेकर के ये जो नदियां हैं ना, 6 नदियां हैं। 5 ये हो गई और एक नदी है सिंधु। 5 ये नदियां हो गई और एक नदी हो गई सिंधु। इन्हीं को लेकर के 19 सितंबर 1960 को, 19 सितंबर 1960 को, आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। और जो सिंधु जल समझौता है, इंडस वाटर ट्रीटी है, इसमें यह डिसाइड किया गया था कि इंडस, झेलम और चेनाब का जो पानी है, इस पर ज्यादा अधिकार पाकिस्तान का होगा, इस पर ज्यादा राइट पाकिस्तान का होगा। लेकिन अप्रैल 2025 में हमने इस समझौते को रद्द कर दिया है। हमने अस्थायी रूप से इस समझौते को निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। ठीक है जी। चलिए, पहलगाम का जो अटैक हुआ था उसके बाद। तो ये तो हो गई जी बेसिक बातें। अब यही सारी बातें ना पीपीटी में लिखी हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैप बना है, ये तो एक नॉर्मल मैप है। एक वो मैप भी है जो मैं हाथ से बनाता हूँ, जो आप लोगों को पहले भी दिया है, और फिर हाथ से बनाने के बाद उसको पीपीटी में डाल देता हूँ। ये एक नॉर्मल मैप हो गया कि इसमें आपको कुछ नदियां दिख रही हैं जिनकी हमने चर्चा की। देखिए, ये झेलम नदी है,
इस तरीके से झेलम नदी जा रही है, ये चेनाब में जाकर के मिल जा रही है। ये रावी है, ये भी चेनाब में जाकर के मिल जा रही है। ये सतलज है, यहाँ से पंचनद बन जा रहा है, फिर पंचनद आगे जा रहा है, इसमें ब्यास आकर के मिल रही है। रोहतांग दर्रे से ही दो नदियां निकलती हैं, रावी और ब्यास दोनों रोहतांग से निकलती हैं। चेनाब बारालाचा से निकलती है, और जो झेलम है वो वेरीनाग झरना है, वहां से निकलती है। अब इसमें पूंछ नदी आके मिल रही है, किशनगंगा नदी आके मिल रही है। यहाँ आप देखो तो द्रास नदी है, जास्कर नदी है, ठीक है। यहाँ स्पीति नदी आके मिलती है। सिपकीला दर्रा है, जहां से सतलज भारत में प्रवेश करती है। राक्षस ताल झील से निकलती है, जिसे लांग चैन खंबाब कहा जाता है। जैसे बोखरचू को सिंगी खंबान कहा जाता है, वैसे ही सतलज को सॉरी सिंधु को जैसे सिंगी खंबाम कहा जाता है, वैसे ही इसे लांगचेन खंबाब कहा जाता है। यहाँ पे देखो शिगार नदी है, यहाँ गिलगिट नदी है, हुंजा नदी है, और भी नदियां, श्योक नदी है, नुब्रा, ये भी पढ़ेंगे डिटेल में। गलवान नदी है, गलवान भी आकर के मिल रही है, तो गलवान, नुब्रा, ये सब याद रखना। ये हमने पढ़ा है। इंग्लिश में भी है, तो बिल्कुल परेशान मत होना, हिंदी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ हमने पढ़ा है कि ये हिमालय नदी तंत्र है, सबसे बड़ी नदी द्रोणी है, सबसे बड़ा रिवर बेसिन है। इंडिया में देख लीजिए कितना एरिया है, सबसे पश्चिम है, वेस्टर्न मोस्ट है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत में विस्तार है। इसे शेरमुख, सिंगी खंबाम, इंडस, इंडोस के नाम से भी जाना जाता है। बोखरचू के पास एक ग्लेशियर से निकलती है कैलाश पर्वत, ये हाइट वगैरह लिखी, डेल्टा मैंग्रोव वनस्पति बनाते हुए। ये एक मिनट, ठीक है जी, ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा। गलती से जम्मू कश्मीर, ये लंबाई है 2880 किलोमीटर, भारत में 1114 किलोमीटर। प्रवेश जो है वो दमचौक से है, निकास जो है वो चिल्लास, लेकिन निकास वाला पॉइंट कंट्रोवर्शियल है। किसके बीच में है? लद्दाख और जास्कर, बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर। लद्दाख को 3 बार कट करती है। सिंटेक्शियल बैंड अक्ष संघीय मोड़ के पास बुंजी गॉर्ज बनाती है। पूर्ववर्ती नदी है, एंटीसीडेंट रिवर है, और वृक्षाकार प्रतिरूप दंडिक पैटर्न बनाती है। ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये वो डॉल्फिन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, भुलान कहा जाता है उस डॉल्फिन को। और 19 सितंबर 1960 को भारत, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक उसमें मीडिएटर था। सिंधु जल समझौता हुआ, जिसे अप्रैल 2025 में हमने सस्पेंड कर दिया। यही है वो भूलान। ये देख नहीं पाती, ऑलमोस्ट ये दृष्टि बाधित होती हैं, ऑलमोस्ट ये ब्लाइंड होती हैं, इसलिए इन्हें ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन भी कहा जाता है। ठीक है, मीठे पानी की डॉल्फिन है। ये हमने लिख दिया कि सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है, सबसे लंबी सहायक नदी सतलज है, सीधे सिंधु में जाके मिलती है। पंचनद बता दिया हमने कि सतलज प्लस चेनाब, रावी, व्यास, झेलम का पानी है। झेलम और रावी चेनाब में जाके मिलती हैं, व्यास जो है वो सतलज में जाके मिलती है। ये सतलज लिखना था, यहाँ व्यास हो गया है। सतलज में जाके मिलती है, और सतलज यहीं से पंचनद बनाते हुए मीठान कोट में, ये पाकिस्तान मीठान कोट में पंचनद जो है वो मिल जाता है। ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, और वो है मैप। अब देखो, आप चाहो तो ये मैप बना लो, मेरे साथ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये वो मैप है जिसमें ये पूरा है जो मैं हाथ से बनाता हूं, फिर हम इसको पीपीटी पे बनाया है। ये वो मैप है जिसमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और पहले भी जब हमने नदियां पढ़ी थी, तब भी हमने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि जितनी बार आप इस मैप को बनाओगे, जितनी अधिक से अधिक बार आप इस मैप को प्रैक्टिस करोगे, चीजें आपको उतने बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगी। अगर इस मैप को आपने मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लिया, बार बार आपने इस मैप को प्रैक्टिस कर लिया, देन आपको ये याद हो जाएगा, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, कभी भी कोई भी समस्या नहीं जाएगी दोस्तों। तो इस मैप को याद करना है बहुत अच्छे से, इस मैप को बढ़िया तरीके से याद करने की कोशिश करनी है। चलो, तो पहले मैं ये मैप नॉर्मल तरीके से बनाता हूं, इसमें तो बना ही है, इस तरीके से है। ये मैप बस ऐसा है जो इंग्लिश में अभी नहीं है, हिंदी बस में है, पर हम इंग्लिश में कर देंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये नाम आप पढ़ सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है, पर इंग्लिश में भी हम दे देंगे, इंग्लिश में भी हम इसे कन्वर्ट करके दे देंगे, सो डू नॉट वरी। बट नाम ही है, नाम के अलावा और कुछ भी नहीं है, नाम के अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए, तो अब एक बार पहले हम ये मैप क्रिएट करते हैं, और फिर आप इस मैप को बना लीजिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि सर यहां हमने बोखर चू ग्लेशियर, तिब्बत, बोखर चू ग्लेशियर, तिब्बत। तो बोखर चू ग्लेशियर जो तिब्बत का है, यहीं से उत्पत्ति होती है सिंधु नदी की।
यहीं से इंडस रिवर निकलती है और इस तरीके से बहते हुए दक्षिण में मुड़ते हुए अरब सागर के पास डेल्टा बनाते हुए अरब सागर के पास डेल्टा बनाते हुए कराची के पास अरब सागर में समाप्त हो जाती। ठीक है, ये सिंधु नदी है, ये इंडस रिवर है। अब जब ये भारत में आती है तो भारत में किस जगह से आती है? तो भारत में सर ये दमचौक से प्रवेश करती है। भारत में यह दमचौक से प्रवेश करती है। जैसे ही ये भारत में आती है तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है। थोड़ा सा अभी मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, बाद में हम ऊपर कर लेंगे। यहाँ पर एक ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर का नाम है रेमो ग्लेशियर। रेमो ग्लेशियर। यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है श्योक। मृत्यु की नदी कहा जाता है श्योक नदी। श्योक में दो नदियां आकर के मिलती हैं। यहां से एक नदी आके मिलती है गलवान और एक और नदी आकर के मिलती है नुब्रा। एक और नदी आके मिलती है नुब्रा। और नुब्रा कहां से निकलती है? नुब्रा सियाचिन से निकलती है। नुब्रा जो है वो सियाचिन से निकलती है। ठीक है, गलवान है। गलवान के बाद यहाँ नुब्रा है, तो नुब्रा नदी है, ये गलवान नदी है। इसके बाद जैसे ही आप आगे जाओगे यहाँ आपको एक और नदी मिलेगी। इस नदी का नाम है गास्टिंग। देखो ये हो सकता है थोड़ा बहुत क्रम ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए क्रम ऊपर नीचे हो सकता है। गास्टिंग। गास्टिंग के बाद यहाँ एक और नदी आकर के मिलती है और इस नदी का नाम है, छोटी सी नदी है, इस नदी का नाम है सिगार नदी। इस नदी का नाम है सिगार। तो सिगार नाम की नदी भी आकर के मिलती है। यहां एक और नदी आकर के मिलती है। इस नदी का नाम है गिलगिट। गिलगिट। और गिलगिट में एक नदी आकर के मिलती है। उस नदी का नाम है हुंजा। हमजा मत बोल देना, ठीक है। हुंजा नदी आकर के मिलती है। हुंजा नदी आकर के मिलती है। ठीक। तो हुंजा रिवर यहां आकर के मिलती है, फिर ये बाहर हो जाती है, फिर ये इंडिया से बाहर हो जाती है, ये एग्जिट कर जाती है भारत से। और जब ये भारत से एग्जिट करती है तो यहां पर चिल्लास नाम की जगह से ये एग्जिट करती है। अब ये आगे बढ़ती है तो यहां एक और नदी आकर के मिलती है दोस्तों, और इस नदी का नाम है काबुल। इस नदी का नाम है काबुल। काबुल में एक सहायक नदी आकर के मिलती है और उस सहायक नदी का नाम है स्वात। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ स्वात के बारे में। स्वात जो है इसे एक तो पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं, हेवन ऑफ पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। दूसरा, हम ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों के बारे में पढ़ा था, हमने चैल्कोलिथिक साइट के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने मालवा संस्कृति पढ़ी थी, कायथा संस्कृति पढ़ी थी, जौरवे संस्कृति पढ़ी थी। इसमें एक संस्कृति और है स्वात संस्कृति। एक्चुअल में स्वात और कायथा दो ऐसी संस्कृतियां थीं जहां से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, जहां से हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं या हॉर्स के एविडेंस मिले हैं। तो ये स्वात नदी की घाटी है। ये किसकी घाटी है जी? ये स्वात नदी की घाटी है, ये स्वात रिवर की वैली है। इसके बाद एक और नदी यहां से आकर के मिलेगी, उस नदी का नाम है कुर्रम। उस नदी का नाम है कुर्रम। तो कुर्रम नाम की नदी भी यहां से आकर के मिलती है। कुर्रम के बाद एक और नदी है तोची। कुर्रम के बाद एक और नदी है तोची। तो तोची नाम की नदी भी यहाँ आकर के मिलती है। तोची नाम की नदी भी यहाँ आकर के मिलती है। यहाँ एक और नदी है जिसका नाम है गोमल। अगेन देखो क्रम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हमें नाम याद रखने हैं। गोमल, जो गोमल है ये निकलती है सुलेमान की पहाड़ियों से। ये सब हिमालय से निकलती हैं, पर ये सुलेमान की पहाड़ियों से ये नदी निकल रही है। सुलेमान पहाड़ी से ये नदी निकल रही है। काबुल भी इसी क्षेत्र से निकलती है, सुलेमान पहाड़ी। और गोमल में एक नदी आकर के मिलती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है और इस नदी का नाम है झोब नदी।
इस नदी का नाम है झोब नदी। ठीक? तो ये जो है, ये ये राइट ट्रिब्यूटरीज हैं, ये दाईं ओर की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये सारी राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। कहाँ आकर के मिलती हैं उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, उतना तो आज तक नहीं पूछा है एग्जाम ने। ये प्रश्न लेकिन जरूर पूछे गए हैं कि अच्छा, नदियों के नाम क्या होता है। आजकल एग्जाम में प्रश्न थोड़ा मुश्किल पूछने लगा है। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी जानकारी हमें ज्यादा होनी चाहिए कि कौन सी नदियां सहायक नदियां हैं, या सिंधु नदी तंत्र की नदियां कौन सी हैं। अब एक बार गास्टिंग नदी पूछा उसने, अब समझ में नहीं आया कि भाई साहब नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो गास्टिंग नदी है ये कहीं विदेशों की नदी होगी, फॉरेन की नदी होगी। कनेक्ट ही नहीं कर पाए कि गास्टिंग जो है वो सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है, वो इंडस रिवर सिस्टम का ही पार्ट है। हुंजा रिवर पूछ चुका है, आप जाकर के देखिए। तो इस तरह के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, अब हमें जो ट्रिब्यूटरीज दिखेंगी वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज दिखेंगी। हमें लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी देखना है। पहले हम यहाँ छोटी छोटी नदियों को लिख देते हैं, बाद में इनके बारे में डिटेलिंग नहीं करनी है, बस इनके नाम याद रखना। जैसे जास्कर नदी है, यहाँ पर आप जाओगे तो एक और नदी मिलेगी आपको। अच्छा, पिछले बार ना शायद हमने गलवान नीचे लिख दिया था यार, पिछले वाले मैप पे गलवान ऊपर से आके मिलती है। एक सेकेंड, यहाँ ना इसको ठीक कर लेना कि गलवान यहाँ लिख गया है, ये गलवान ऊपर रख के मिलेगी इस तरीके से। गलवान, ठीक, गलवान नदी। चलो अब देख लो, जास्कर है, जास्कर के अलावा द्रास नदी है, द्रास भी इसी इलाके में है। सुरु नदी है, सुरु, ठीक है। सुरु के अलावा सोहन नदी है, ये सब यहीं आकर के मिलती हैं। ये सब इसी इलाके में आकर के मिलती हैं, ये सभी इसी इलाके में आकर के मिलती है। पर ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमें बहुत सारी जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक इलाका है, यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। बैरीनाग झरना, शेषनाग झील के पास यहाँ बैरीनाग नाम का एक झरना है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में देर इज अ प्लेस कॉल्ड बैरीनाग झरना। बैरीनाग झरना करके एक जगह है, यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है झेलम। इस नदी का नाम है झेलम नदी। झेलम की उत्पत्ति होती है, झेलम, गाना भी बना है झेलम, ठीक है। और झेलम में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, विच इज वेरी वेरी फेमस, जहां से ये नदी होकर के गुजरती है, इस पर भी एक बहुत अच्छा सवाल बना है। यहाँ पर एक जगह है वुलर झील, वुलर झील। अब एक बहुत बढ़िया प्रश्न कल हम आपको कराएंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, हालांकि यूपीएससी का क्वेश्चन है पर बहुत कमाल का प्रश्न पूछा उन्होंने। इतना कंफ्यूजिंग प्रश्न है कि शायद आपको लगे कि यार ये क्या पूछ लिया है, पर बहुत अच्छा सवाल है, कल करेंगे हम उसको सॉल्व। ये याद रखना, वुलर झील, बहुत अच्छा सवाल है। वुलर लेक, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नदियां आकर के मिलती हैं, जैसे एक नदी आकर के मिलती है किशन गंगा। किशन गंगा वही नदी है जिसे पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है। किशन गंगा वही नदी है जिसे पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है। तो आप चाहे किशन गंगा कह लीजिए, चाहे आप इसे नीलम कह लीजिए, बात एक ही है। फिर एक नदी है कुन्हार नदी। कुन्हार नदी। एक और नदी है पूंछ नदी, ठीक है। और इस पर वुलर झील पर तुलबुल परियोजना है, ठीक है। वुलर झील पर परियोजना है, वो भी हम परियोजनाएं बाद में पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं करते हैं चीजों को, आसान रखते हैं जितना इजी रख सकते हैं, ठीक। अब इसके नीचे यहाँ पर एक दर्रा है, और इस दर्रे को हम जानते हैं बाड़ा लाचा दर्रा। कहाँ पर है जी? हिमाचल प्रदेश में है। तो बाड़ा लाचा दर्रा जो है, बाड़ा लाचा पास जो है, यहाँ से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी का नाम है चंद्रा, और एक नदी का नाम है भागा। एक नदी है चंद्रा, एक है भागा। और एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, उस जगह का नाम है टांडी। टांडी हिमाचल प्रदेश की एक जगह का नाम है। यहाँ ये मिल जाती हैं और यहाँ से एक नदी बनती है, और इस नदी का नाम है चिनाब नदी।
इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। चिनाब नदी, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की, जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। तो चंद्रा और भागा का जो मिलन है वो टांडी हिमाचल प्रदेश में होता है। बारालाचा दर्रे से ये नदी निकलती है, चंद्रा और भागा। और फिर यहाँ से चिनाब का निर्माण होता है, यहाँ से चिनाब का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीचे रोहतांग दर्रा है, नीचे रोहतांग दर्रा है, और रोहतांग दर्रे से दो नदियां निकलती हैं। रोहतांग दर्रा है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी यहाँ से निकलती है रावी, एक नदी यहाँ से निकलती है रावी, जो चले जाकर के मिल जाती है चेनाब में। ठीक है, झेलम है, झेलम भी चेनाब में जाके मिलती है, रावी। और यहाँ से एक और नदी की उत्पत्ति होती है, इसी इलाके से एक और नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है ब्यास। इस नदी का नाम है ब्यास नदी, ब्यास, जो कि सतलज में जाकर के मिल जाती। ठीक है, जो कि सतलज में जाकर के मिल जाती। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ एक और जगह है, और उस जगह का नाम है राकसताल। मानसरोवर के पास ही है, तिब्बत में। लांग चैन खम्बाब के नाम से भी जानते हैं। यहां से एक नदी निकलती है, पूर्ववर्ती नदी है, पूर्ववर्ती एंटेसिडेंट रिवर है, क्योंकि ये तीन पर्वतों को काटती है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, फिर ये भारत में आती है, इंडिया में आती है शिपकीला दर्रे से। भारत में आती है शिपकीला दर्रे से, शिपकीला पास से। इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है स्पीति, सबसे सहायक इंपॉर्टेंट शिपकीला की स्पीति। और इस नदी का नाम है सतलज, सतलज। सतलज सबसे लंबी सहायक नदी है, ऐसे सतलज आगे बहती है, व्यास से मिलती है, यहाँ जाकर के चेनाब का पानी भी आकर के अल्टीमेटली सतलज में मिल जाता है। और यहाँ से एक नई नदी बनती है, और उस नदी का नाम है पंचनद। ठीक है, यहाँ से एक नई नदी बनती है, उस नदी का नाम है पंचनद। और जो पंचनद है, इसका पानी अल्टीमेटली जाकर के मीठान कोट पाकिस्तान में, अल्टीमेटली इसका पानी जाकर के मीठान कोट पाकिस्तान में सिंधु से मिल जाता, मीठान कोट पाकिस्तान में सिंधु से मिल जाता है, इंडस से मिल जाता है। एक और बात याद रखना, जहां व्यास और सतलज का मिलन होता है, ये जगह है हरीके। और यहां से एक नहर निकलती है, जिसे राजस्थान नहर या इंदिरा सागर नहर कहते हैं, इंदिरा सागर नहर कहते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा है, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा है, लाइफलाइन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। क्योंकि हमने अरावली के बारे में पढ़ा था, याद होगा आपको, जब हम अरावली के बारे में पढ़ रहे थे, जब हम अरावली के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां भी आपको एक पॉइंट याद होगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो इलाका था, ये जो पूरा का पूरा इलाका था, इस इलाके के बारे में आप याद रखिएगा कि अरावली की वजह से मानसून मुड़ जाता है, और पश्चिमी जो राजस्थान है, जो वेस्टर्न राजस्थान है, वहां तक मानसून नहीं पहुंच पाता, वहां तक मानसून नहीं पहुंच पाता। तो ये पूरा का पूरा मैप है। अब अगर ये आपने याद कर लिया, तो मान के चलिए सारा काम हो जाएगा। अब इतना ही नहीं, जैसा हमने कहा कि सेम मैप हमने यहां बना करके दे दिया है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं जाएगी, बढ़िया तरीके से आप चीज़ों को रिकॉल कर पाओगे। लिखा हुआ है, बोखरचू ग्लेशियर है। अभी इसमें एनिमेशन नहीं था, अगले जो क्लास होगी उसमें एनिमेशन से मैं रिकॉल भी करा दूंगा अच्छे तरीके से दोस्तों आपको। तो सब चीज़ आपको याद हो जाएगी, बस इसको पढ़ लो। जैसे यहाँ लिखा है बोखरचू, तो यहाँ से हमने इंडस रिवर को निकाल दिया, दमचौक में ये प्रवेश भी करा दिया। फिर यहाँ से रेमो ग्लेशियर से श्योक नदी आ गई, सियाचिन से नुब्रा आ गई, गास्टिंग नदी है, गिलगिट, हुंजा और शिगार नदियां हैं, एक साथ लिख दिया, बस नाम याद रखना है। काबुल नदी है, उसमें स्वात आके मिल रही है, कुर्रम नदी है, तोची नदी है, गोमल नदी है, गोमल में झोब आके मिल रही है। ठीक है, यहां जब नीचे की तरफ आए तो जास्कर है, सुरू है, द्रास है, सोहन है। बैरीनाग झील से झेलम नदी निकल जा रही है, शेषनाग झरने के पास से। ठीक है, इसमें किशनगंगा, कुन्हार और पूंछ आके मिल रही है, वुलर झील बनी हुई है।
जाकर के चेनाब में मिल जा रही है। अब चेनाब नदी की जो उत्पत्ति हो रही है बारालाचा दर्रे से हो रही है हिमाचल प्रदेश में। चंद्रा और भागा टांडी में मिलकर के चेनाब या चंद्रभागा नदी बना ले रही है। ठीक है। फिर रावी नदी है, तो रावी नदी कुल्लू पहाड़ी रोहतांग दर्रे से निकल रही है, जाकर के चेनाब में मिल जा रही है। रोहतांग दर्रे से ही ब्यास नदी निकल रही है, जाकर के सतलज में मिल जा रही है। सतलज राकसताल झील से निकल रही है। स्पीति उसकी सहायक नदी है। सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश कर रही है। हरी के बैराज कपूरथला और फिरोजपुर की सीमा पर पंजाब में बना है, जिसमें इंदिरा गांधी नहर है, जो पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा है। आगे जाकर के सतलज और चेनाब का पानी भी सतलज में मिल जाता है। ये पंचनद बन जाती है। पंचनद का पानी मीठानकोट पाकिस्तान में सिंधु से मिल जाता है। सिंधु जाकर के अरब सागर कराची में डेल्टा बनाते हुए अपने आप को समुद्र में विलीन कर देती है, जहां पर पाया जाता है बहुत अच्छा मैंग्रोव। ठीक है जी। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आई होगी। ये भी उम्मीद है कि बढ़िया तरीके से ये टॉपिक आपने प्रिपेयर कर लिया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।